हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे एक नए कंपनी का आईपीओ जिसका नाम है बेलरिज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी इस कंपनी का हम लोग आईपीओ एनालिसिस करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, आईपीओ की डेट्स क्या है, कितने पैसे कंपनी उठा रही है, क्यों पैसे उठा रही है। साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या मुझे ये आईपीओ में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ज़रूर हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना और अगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, कंपनी कैसी लगी और साथ ही साथ कोई दूसरी कंपनी का या कोई भी और वीडियो का सजेशन रहेगा तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। तो चलेगा, इस बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं मर्जिंग बुल्स और इस वीडियो में हम लोग करेंगे बेलरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा होगा। 21 मई से आईपीओ शुरू हो रहा है, 23 मई तक चलेगा। 26 मई के अलॉटमेंट हो जाएगी। 27 मई को जिस जिसको अलॉटमेंट हुई है उसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और उसी दिन जिस जिसको अलॉटमेंट नहीं हुई है उसको रिफंड आ जाएगा। ठीक है। और 28 मई के दिन ये स्टॉक जो भी है लिस्ट हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पर। अभी ये स्प्लिट शेयर है, फेस वैल्यू इसका 5 रुपीज़ का है, तो आप समझ सकते हो ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है। फेस वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करके बता देना, इसके ऊपर एक वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा। ठीक है। जो इशू प्राइस बैंड है, अगर हम लोग देखेंगे 85 टू 90 का प्राइस बैंड है। अगर अप्लाई करना है तो 90 पर ही अप्लाई करेंगे। 89.90, 89.88 कुछ वैसा अप्लाई नहीं करना है। या तो जो कट ऑफ प्राइस का एक ऑप्शन आता है आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे, उसके ऊपर सीधा आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। 166 शेयर्स का लॉट साइज है, तो अगर आप एक लॉट लेते हो तो आपको 166 शेयर्स इसके अंदर मिलेंगे। टोटल इशू साइज की बात करेंगे तो 2150 करोड़ का ये लोग को पैसे की रिक्वायरमेंट है। और अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा 100% फ्रेश इशू है। अभी मैंने कल भी चैनल पर एक वीडियो डाला था बोराना वेव्स का, उस पर भी देखना, उस पर तो वो लोग को 150 करोड़ भी नहीं चाहिए और उसके अंदर भी पूरा का पूरा 100% फ्रेश इशू था। ये भी पूरा का पूरा 100% फ्रेश इशू है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि ये कहीं ना कहीं बताता है कि प्रमोटर्स को या जो भी कंपनी के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स लोग रहते हैं वो लोग का गोल क्या है, कि मतलब जो इन्वेस्टर्स लोग रहते हैं कि भाई हम लोग अपना माल बेच के नहीं जा रहे, हम लोग को कंपनी पे भरोसा है और हम लोग इसको और ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक उनका माइंडसेट भी बताता है जिस हिसाब से अगर आप इसको देखते हो तो ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्यू आई बी को मिला है 50% का कोटा, रिटेल के पास 35% है और एच एन आई के पास 15% है। रिटेल के कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हो जिसमें आपकी एप्लीकेशन की वैल्यू होगी 2 लाख से नीचे। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन की वैल्यू 2 लाख के ऊपर जाती है तो आप ऑटोमेटिकली एच एन आई कैटेगरी में आ जाते हो। अभी एच एन आई कैटेगरी में या रिटेल कैटेगरी में कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको लॉक इन पीरियड नहीं होता। जिस टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक लिस्ट हो जाएगा आप उसके नेक्स्ट मोमेंट पे भी आप स्टॉक बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आईपीओ के पहले प्रमोटर के पास 99.81% का होल्डिंग्स है। ठीक है। 99.81 यानी कि लगभग पूरी की पूरी कंपनी प्रमोटर्स के पास ही है। ठीक है। किसी और के पास नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे कि अभी लोग ने फ्रेश इशू किया है तो ये उसके बाद भी 75 के नीचे आ जाएगी क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा होल्डिंग नंबर है। बहुत ही कम कंपनीज में ऐसा देखा जाता है। ठीक है। चलिए कंपनी की बात कर लेते हैं, हम कंपनी का बिजनेस समझ लेते हैं कि क्या है, कंपनी कब शुरू हुई थी और फिर उसके बाद समझेंगे कि भाई कंपनी में इन्वेस्टेबल है या नहीं है। ठीक है। तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी 1988 की कंपनी है, तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो लगभग 40 साल पुरानी कंपनी है। 43 ईयर्स टू बी प्रिसाइज्ड। 43 ईयर्स पुरानी कंपनी। ये लोग करते क्या है, ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं ऑटोमोटिव शीट मेटल एंड कास्टिंग पार्ट, पॉलीमर कंपोनेंट, सस्पेंशन, मिरर सिस्टम स्पेशली फॉर 2 व्हील 3 व्हील 4 व्हील पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी के ऊपर का जो बॉडी रहता है ना, ये बॉडी उसके जो पार्ट्स होते हैं वो सब पार्ट्स ये लोग बनाते हैं। जो सस्पेंशन होता है बाइक्स में या कार्स में, जो सस्पेंशन होता है, मिरर्स वो सब होता है, ये सब वो लोग बना के देते हैं।
ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी इंडस्ट्री है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा क्यों मैं कह रहा हूँ कि अच्छी इंडस्ट्री है ये। द कंपनी इज ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया ऑफरिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम। ठीक है। बेलराइस इंडस्ट्री इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया दैट ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम एंड अदर इंजीनियरिंग सोल्यूशन फॉर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल्स एंड एग्री व्हीलर्स। ठीक है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स में डील नहीं कर रहे, कमर्शियल व्हीकल्स में भी डील कर रहे हैं और एग्री व्हीकल्स यानी कि जो ट्रैक्टर सब होता है, जो किसान लोग को जो भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत रहती है वो लोग उसमें भी डील करते हैं। इक्विपमेंट्स यानी कि जो भी ट्रक वर्क रहती रहेंगी, किसान लोग की अलग ट्रक्स होती रहेगी ना, तो उसके लिए भी ये लोग के कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है। ये लोग के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या है, मेटल चेसी सिस्टम, पॉलीमर कंपोनेंट, सस्पेंशन सिस्टम्स, बॉडी इनवाइट कंपोनेंट, एग्जॉस्ट सिस्टम्स। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग का ऑब्वियसली जो ये लोग के प्रोडक्ट में पोर्टफोलियो लोग का काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, मतलब एक ही सेक्टर है ऑटो सेक्टर के हिसाब से, बट वो लोग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी ये लोग बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक चेसिस की दर और से ले लिया आपने, इलेक्ट्रिक का जो पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स गाड़ी में वो किधर और से बनवा लिए, सस्पेंशन की दर और से बना लिया, नहीं। अगर आप हमारे कंपनी में आए हो तो हम आपको सब कुछ करके देंगे। वैसा ये लोग का कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा भी हो सकता है। अभी ये लोग के कंपनी के कस्टमर कौन कौन है, बजाज, होंडा, हीरो, जैगवार लैंड रोवर, रॉयल इनफील्ड, वी कमर्शियल व्हीकल्स, टाटा मोटर्स, महिंद्रा। तो देख रहे हो आप कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। इसमें से ज़्यादातर क्लाइंट्स जो ये लोग के हैं, ये सब के सब लिस्टेड कंपनी और 1988 से लोग बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि ऑब्वियसली इसमें से काफ़ी ज़्यादा ये जो भी क्लाइंट्स है, ये लोग के काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा पुराने क्लाइंट्स होंगे। 10 15 20 साल से ऑब्वियसली लोग काम करते रहेंगे, क्योंकि ये सब कंपनीज पैसे के लिए ऊपर नीचे ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है सस्ते में माल बना रहे तो इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। ये लोग को अपना क्वालिटी मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है। तो उस हिसाब से क्या बोलते हैं वो लोग, पैसे का वो सब नहीं देखते, वो लोग क्वालिटी देखते हैं कि हाँ भाई ये कंपनी अपने को अच्छा माल बना के दे रही नहीं दे रही है। रॉयल इनफील्ड के आप लोग ने बाइक्स देखे रहेंगे, जैगवार लैंड रोवर, होंडा, हीरो, ये सब तो प्रोडक्ट्स हम लोग आपने सामने देखते हैं उनकी गाड़ियाँ। ठीक है। ये टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स का तो आप लोगों को क्वालिटी ऑलरेडी पता है। तो इससे ना, इसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्री, क्योंकि दो रीज़न है। पहली बात तो ये लोग के पास क्लाइंट्स इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। ठीक है। दूसरी बात कि अभी अगर आपने नोटिस किया रहेगा कि हर कोई इंडिया में गाड़ी लेने की सोच रहा है, बाइक लेने की सोच रहा है, कुछ ना कुछ व्हीकल चाहिए। बहुत वो पुराने दिन हुआ करते थे, ऐसा लगता है कि जब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया करते थे, शेयरिंग ऑटो सब यूज़ किया करते थे, बहुत मतलब वैसा हो गया ना कि अभी भी टियर 1 2 सिटीज़ में ये हो गया है, क्या बोलते हैं, हर कोई गाड़ी लेने की सोच रहा है, चाहे फाइनेंस पे ले, चाहे पुरानी गाड़ी ले, नई गाड़ी ले। बट मतलब ऐसा हो गया, एक स्टेटस सिंबल के हिसाब से तो पहले से ही था, बट अभी जैसे बीच में होता था कि लोगों को आईफोन चाहिए, अभी सबके पास आईफोन आ गया, तो अभी ऐसा हो गया कि हम लोग को गाड़ी लेना है। तो बहुत लोग गाड़ी ले रहे हैं और उसके हिसाब से वो पुरानी गाड़ियों की भी सेल्स बढ़ रही है और नई गाड़ियों की भी सेल्स डेफिनेटली बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है फिलहाल के हिसाब से, फिलहाल के टाइम के हिसाब से। ऑब्वियसली फ्यूचर में शायद ये इंडस्ट्री ठंडी हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट साइकिल के हिसाब से। बाय द वे मार्केट साइकिल के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो बता देना, उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो में लेके आ जाऊँगा। और इसके अंदर लेकिन बुरी बात क्या मालूम है इस कंपनी का, क्योंकि ये B2B बिजनेस में है। ठीक है। अभी B2B बिजनेस में क्या होता है कि आपके पास ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट है। ठीक है। ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट है तो ये लोग का ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि बोले हम लोग तुमसे काम क्यों कर रहे हैं, हम तो खुद की 2 3 हज़ार करोड़ इन्वेस्ट करके हम लोग खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना लेंगे। तो तुमको अगर ये भाव देना है तो दो, नहीं तो भाई निकलो, हमारे पास 10 और सप्लायर मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर ना आपके अच्छा ये रहता है कि ऑर्डर बुक भरी हुई रहती है और ये सब आपका डिफ़ॉल्ट भी नहीं करेंगे पैसे। ठीक है। ये आपको पैसे दे देंगे, ऑर्डर बुक आपकी भरी हुई रहेगी पूरा साल। आप देखोगे हाँ भाई 10,000 करोड़ के ऑर्डर, 5,000 करोड़ के ऑर्डर, ऐसे आपको ऑर्डर मिलते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि 5,000 करोड़ का आपने काम किया। ठीक है। 5,000 करोड़ का आपने काम किया, प्रॉफिट आपको हो रहा है 200 करोड़। समझ रहे हो? तो आपका जो ये होता है ना प्रॉफिट मार्जिन, वो कम हो जाता है। 4 6% बहुत हो जाता है, बहुत। मतलब इसमें खुश रहना चाहिए। जो कल कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा रहेगा बोराना वेव्स का, उसके अंदर तो वो लोग 11.5% प्रॉफिट मार्जिन था यार, बहुत ज़्यादा होता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी भी B2B बिजनेस में 11.5 12% का प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल पाती है। ठीक है। ऑब्वियसली इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है, बट 11.5 12% फिर भी हैट्स ऑफ। ठीक है।
चलिए कंपनी के स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं यहाँ पर। डिस्टिंग्विश मार्केट लीडर इन द हाई ग्रोथ फील्ड ऑफ प्रिसिजन शीट मेटल प्रेसिंग फैब्रिकेशन विद लार्ज एंड ग्रोइंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री, ठीक है। एनेबल्ड इनोवेशन ड्रिवन डेवलपमेंट एंड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑफरिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी वर्टिकली इंटीग्रेटेड और सब क्या होता है ना, कमेंट कर देना, डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो जाऊँगा। बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक, अगर आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आ गई ना तो कंपनी का एनालिसिस यू कर सकते हो। यू मतलब बहुत जो मतलब बहुत कॉमन सेंस होता है ये सब चीज़ों में। और ये सब चीज़ें अगर आप समझ गए ना तो कोई भी कंपनी में ये सब ऐसे थोड़े टेक्निकल जार्गन्स होते हैं। और उसके बाद है ना आप लोग को समझ में आएगा अच्छा ये कंपनी ये करती है तो इसके अंदर लोग का वर्टिकल इंटीग्रेशन है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, सब कुछ समझ में आएगा। और उससे आप लोग को कंपनी की स्ट्रैटेजी समझ में आती है कि लोग का लॉन्ग टर्म व्यू कैसा हो सकता है या कैसा है, ठीक है। Long-standing customer relationship are developed through years of collaboration and value addition. Largely EV agnostic product portfolio strategically positioned to scale in tandem with burgeoning electric vehicle market in India. Experienced promoters and management team, ठीक है। तो डेफिनेटली इसके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली नज़र आ रही है। और लोग ईवी पे भी काम करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ईवी इज़ द फ्यूचर। भले से 10 साल बाद नहीं आएगा बट 20-25 साल बाद तो ईवी आ ही जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। फुल ईयर और यहाँ पर सिर्फ 3 क्वार्टर का डेटा आया है। मैंने कल वाले वीडियो में भी कहा था कि अगर अभी हम लोग मई में वीडियो शूट कर रहे हैं, पूरा साल का डेटा आ जाता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता था, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एसेट्स 5,200 करोड़ के एसेट्स थे, जम करके 5,700 करोड़ के आसपास एसेट्स हो गए, 6,050 करोड़ के हो गए और उसके बाद 6,600 करोड़ के आसपास। तो एसेट्स में तो लगातार ग्रोथ आती जा रही है, ठीक है। रेवेन्यू की बात करेंगे 5,500 करोड़ का रेवेन्यू, 6,600 करोड़ का रेवेन्यू, 7,500 यानी कि 7,500 करोड़ का रेवेन्यू। और यहाँ पर 3 क्वार्टर में 6,064 करोड़ का रेवेन्यू। अगर इसको मैं 3 क्वार्टर यानी कि 1 क्वार्टर में 2,000 करोड़ के आसपास का कमा रहे तो उस हिसाब से 8,100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू लोग इस साल क्लॉक कर लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो 300 करोड़ का प्रॉफिट, 350 करोड़ का प्रॉफिट, 350 करोड़ का प्रॉफिट और यहाँ पर 250 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टैग्नेंट हो गया है। अगर हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छा खासा आ रहा है बट प्रॉफिट कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट है। आप देखोगे 6,500 करोड़ पे भी 350 करोड़ ही है, यहाँ पर 7,500 करोड़ हो गया, यहाँ पर भी 350 करोड़, इनफैक्ट 4 करोड़ तो गिर गया। यहाँ पर 8,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट क्लॉक होएगा। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 320-340 करोड़ के बीच में ही लोग क्लोज करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन डिप हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक येलो फ्लैग में कह सकता हूँ। रेड फ्लैग तो नहीं बट येलो फ्लैग में इसको ज़रूर कह सकता हूँ। थोड़ा सा इसको हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। 1,700 करोड़ का रिजर्व्स, फिर 2,000, फिर से 2,000 है और उसके बाद 2,250 करोड़ के रिजर्व्स है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर और एक चीज़ देखेंगे, डेट की बात करें तो 2,600 करोड़ का डेट है, कम होकर 2,200 करोड़ हो गया, फिर बढ़कर 2,450 हो गया और वापस से 2,600 करोड़ का डेट है। तो ये बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग है, क्योंकि यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशो पूरा 1 का हो ही जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर लग रहा है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी कम हो रहा है, वो मेरे हिसाब से इसके लिए कम हो रहा होगा मार्जिन, क्योंकि डेट बढ़ रहा है तो आपका जो मुनाफा है उसमें ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट चले जा रहा है, तो आपके जेब में पैसे कम बच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली मैंने अभी तक देखा नहीं कंपनी पैसे क्यों उठा रही है, बट मेरे हिसाब से जितने भी पैसे कंपनी उठा रही है वो 2,000 करोड़ के आसपास जो भी उठा रही है उसमें से कम 1,000 करोड़ या 500 करोड़ तो एटलीस्ट बोरोइंग्स कम करने में देना चाहिए, ताकि लोग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मेंटेन रख सके, अगर उसको एटलीस्ट बढ़ा नहीं पा रहे तो, ठीक है। तो कंपनी के और भी डिटेल्स जान लेते हैं जिससे हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाय द वे डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया चैनल के ऊपर, आपको ऊपर आई कार्ड पर दिखता रहेगा, आप वो जाके देख सकते हो। तो फिर चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप उसमें भी जाके देख सकते हो। कंपनी का अगर हम लोग मार्केट कैप देखेंगे तो 8,000 करोड़ की कंपनी, डेफिनेटली इसको स्मॉल कैप टू मिड कैप कंपनी माना जाएगा। ROC देखेंगे तो 14.5 लगभग 15% के आसपास है, ठीक ठाक सा ROC है, इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो जैसा कि मैंने कहा था कि 1 के आसपास है, तो वही दिखा रहा है 0.97। मेरे हिसाब से 0.8 वाली कंपनी, 0.8 के नीचे जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो होता है वो वाली कंपनी मुझे ज़्यादा पसंद आती है, वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बाय द वे 14.83% का ROC अच्छा है बुरा है, अगर आपको ये समझना है तो ROE और ROCE के ऊपर भी एक वीडियो है चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आप जाके समझ सकते हो, ठीक है, देख सकते हो वीडियो।
पैट मार्जिन जैसा कि हम लोग ने कहा था कि 4 से 6% का पैट मार्जिन अच्छा होता है, तो ये उसी के रेंज में है, तो ठीक ठाक ही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.5 का है, बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी लग रही है यहाँ पर। और ये बहुत ही एक बड़ा एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा अंडर वैल्यूड प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से, पीई रेशो के हिसाब से नहीं, पीबी रेशो के हिसाब से इतनी वैल्यूएबल कंपनी हम लोग को नहीं मिलती है। तो ये लॉन्ग टर्म में हम लोग को बहुत ही अच्छा बेनिफिट दे सकती है। ठीक है, ईपीएस की बात करते हैं तो प्री आईपीओ इसका ईपीएस होगा 5.42 का, पोस्ट आईपीओ 3.68 का हो जाएगा। प्री आईपीओ इसका जो ये है क्या बोलते हैं पीई रेशियो 16.61 का है, पोस्ट आईपीओ 24.47 का हो जाएगा। तो ये 24.47 पे भी ज़्यादा क्या कहते हैं, मुझे ओवर वैल्यूड कंपनी नहीं लग रही है। ये फेयरली वैल्यूड और रादर अंडर वैल्यूड से फेयरली वैल्यूड वाली कैटेगरी में मैं इसको बोलना चाहूँगा। और प्राइस टू बुक वैल्यू और पीई रेशियो दोनों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पर, आप वो भी जाके देखना, आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने क्यों कहा कि इतनी कम वैल्यूएबल कंपनी हम लोग को मिलती है, मतलब वैल्यूएशन वाइज के हिसाब से। ये प्रॉपर मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, वैसे है। और ऐसी कंपनी में ना यूजुअली मैं अभी बीच में एक बुक पढ़ रहा था मार्केट बिहेवियर के ऊपर, पराग पारिक सर की एक बुक है, तो उनकी मैं बुक पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जो एक्विजिशन कॉस्ट होता है, यानी कि जिस प्राइस पे हम लोग स्टॉक को खरीदते हैं ना, वो डिटरमाइन करता है कि आप कितना ज़्यादा उसके अंदर रिटर्न्स ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। अगर आपने वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी भी ले ली है, लेकिन अगर आपने उसके हाईएस्ट प्राइस पे ख़रीदा है, तो भी एक टाइम आएगा कि आप 2-3 साल तक उसमें लॉस ही करते रह रहे हो। ठीक है, और अगर उसको आपने उसको सही टाइम पे लिया है, तो ऑब्वियसली आप उसको लंबे टाइम तक या अगर थोड़े कम टाइम तक भी अगर आप होल्ड करोगे, तो भी आप उसको प्रॉफिट में एग्जिट लेने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है उसके अंदर। और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग भूल जाते हैं, स्पेशली जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ट्रेडिंग के टाइम पे तो हम लोग बाय लो सेल हाई वाला फंडा यूज़ करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ना काफ़ी लोग भाई कंपनी अच्छी है इन्वेस्ट कर दो, अब भी इन्वेस्ट कर दो, बाद में मौका मिले ना मिले फोमो में आ जाते हैं। बट हम लोग को हमेशा वही देखना चाहिए कि भाई कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसको लिस्ट डाउन करके साइड में रखो, वॉच लिस्ट बनाओ और इसको ट्रैक करो। जैसे ही आपको लगता है कि हाँ भाई आज 100 रुपये का भाव है, कल गिर के 80 रुपये गया, तब थोड़ा इन्वेस्ट कर लो, फिर परसों गिर के 50 रुपये गया, तब तो और इन्वेस्ट कर दो। वैसा है, डिपेंडिंग ऑब्वियसली कि फंडामेंटल्स वैसे ठीक ठाक है कि नहीं, तो पता चला 50 रुपये आ गया, आपने पूरे पैसे डाल दिए और फंडामेंटल्स भी कंपनी के वीक हो चुके थे। ठीक है, तो वो भी हम लोग को देखना रहता है। तो वैसे ही मतलब करेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। तो आप ज़रूर वो बुक भी जाके रीड करना। आप कमेंट कर देना, मुझे बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, अगर मैंने याद रहा तो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा बुक का नाम। ठीक है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे, अगर हम लोग पर्पस देखें कि कंपनी को पैसे क्यों चाहिए, तो जैसा कि मैंने कहा था कि भाई कंपनी को जो पूरा का पूरा पैसा है ना, ये देखो आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस से इसको हटा दो। ठीक है, ये लोग जितना भी पैसा है ऑलमोस्ट ये आप कैलकुलेट कर लेना इन मिलियंस में है, तो ये मेरे हिसाब से 1600 करोड़ के आसपास, 1600-1700 करोड़ के आसपास जो भी ये लोग का पैसा है, ये लोग डालने वाले हैं ये लोग की बोरिंग्स कम करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बोरिंग्स कम हो जाएगी तो लगा 1000 करोड़ के आसपास की बोरिंग्स रहेगी, तो उसके ऊपर लगा पैट मार्जिन बढ़ेगा। जो अभी इधर पैट मार्जिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हो 4.36 का है, यह बढ़कर 5-5.5% का भी हो गया, तो अच्छा है। क्योंकि आप समझ रहे हो, 5,000, 6,000, 8,000 करोड़ के आप सेल कर रहे हो, इस पे अगर आपका 5% मार्जिन बढ़ता है, जहाँ पर आप 320 करोड़ पे क्लोज करना था पूरे साल में, वहाँ पर आप 400 करोड़ के आसपास क्लोज करोगे, 80 करोड़ का वो बेनिफिट आ जाता है सिर्फ 0.5 चेंज करने से। और अगर आप उसको और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको इन फ्यूचर में ग्रोथ होगा। बट अगर बात करते हैं कि भाई ये कंपनी इन्वेस्टेबल है कि नहीं है, देखो आईपीओ शायद इन्वेस्टेबल मिले नहीं मिले, लिस्टिंग गेंस मिले नहीं मिले, मुझे पता नहीं, बट एक कंपनी डेफिनेटली बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी लग रही है। सेक्टर अच्छा है, ये लोग के पास क्लाइंट्स अच्छे हैं, फेयरली वैल्यूड या अंडर वैल्यूड मैं कंपनी कहूँगा, बहुत रेयर हम लोग को मिलता है आज की तारीख में अंडर वैल्यूड कंपनी ढूंढना। दो ही ड्रॉबैक है, मतलब एक ही ड्रॉबैक है रादर, बोरोइंग्स का, और ऑब्वियसली ये लोग आईपीओ का जो पर्पस है ये बोरोइंग्स ही कम कर रहे हैं, तो ये लोग सब जो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर जो डिप होता हुआ दिख रहा है, वो डेफिनेटली आप वापस कैच कर लेगा या स्टैंडर्ड एक स्टैगनेंट पे आ जाएगा। स्टैगनेंट से मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा 0.1-0.2% के हिसाब से, तो डेफिनेटली वो पर्पस तो इधर सॉल्व हो रहा है। अभी
मेरे हिसाब से मैं डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोचूंगा। आईपीओ का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि लिस्टिंग के सब के हिसाब से ना थोड़ा सा, या अलॉटमेंट के हिसाब से ना थोड़ा सा पंगा हो जाता है, पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। बट अगर मुझे डेफिनेटली मिला तो मैं दोनों में से कोई एक, कल वाला भी जो कंपनी का बोराना वीव्स मैंने डाला था, वो भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, तो ये कंपनी डेफिनेटली अच्छी लग रही है। और लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मेरे पैसे डबल से ट्रिपल हो सकते हैं, क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने कहा एक्विजिशन कॉस्ट ये फेयरली वैल्यूड कंपनी है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर डेफिनेटली इंटरेस्टेड तो हूँ। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लग रहा है, कंपनी का क्या हो सकता है, कंपनी को मतलब इसका आईपीओ कैसा हो सकता है, आप अप्लाई करने वाले हो नहीं करने वाले हो, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है इस कंपनी को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, सेक्टर को लेकर, आप सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा दो, और अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स के वीडियो शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।